हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये पीवाईक्यूज़ पर बेस्ड हैं, चाहे वो सीटेट की बात करें, एसटेट की बात करें, रीट, यूपीटेट या एमपीटेट। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है, बाकी हर एक एग्ज़ाम, चाहे कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है। आज उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डेवलपमेंट कंसिडर्ड ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों कहते हैं? पहला, इट स्टॉप्स एट अडल्टहुड। क्या डेवलपमेंट अडल्टहुड पर जाकर रुक जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ग्रोथ कहें, वृद्धि कहें, फिजिकल डेवलपमेंट कहें, वो एक हद तक जाकर अडल्टहुड पर रुक जाता है, डेवलपमेंट नहीं रुकता है। इट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता रहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट है ये वोम्ब टू टोम जाता है, वोम्ब टू टोम जाता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक डेवलपमेंट है ये चलता रहता है। इट इज़ फास्टर इन चाइल्डहुड ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ बाल्यकाल में ही फास्टर होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे के अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो एडोलेसेंस में चाइल्डहुड से भी ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हेरिडिटी। डेवलपमेंट कभी भी सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी या आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं करता है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है, ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी, ना तो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, तो इनमें से हमें सही बताना है, यानी 3 गलत है, 1 सही है। कौन सा? ग्रोथ इज रिवर्सेबल, डेवलपमेंट इज नॉट। क्या ग्रोथ रिवर्सेबल होती है? आप रिवर्स कर सकते हो ग्रोथ को, यानी आज आपकी हाइट 5 फीट है तो कल क्या आप 4 फीट के हो सकते हो? यही तो हुआ रिवर्सेबल। और डेवलपमेंट नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। जो ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों ही इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ये ध्यान से पढ़िएगा। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, यानी गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक होता है। इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ग्रोथ इज लिमिटेड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ लिमिटेड होती है कहाँ तक? मैच्योरिटी तक, एडोलेसेंस तक, 18 वर्ष की उम्र तक। जैसे ही बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है। 18 साल के बाद आपकी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी, उसके बाद नहीं बढ़ती है, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। जो ग्रोथ है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। और डेवलपमेंट है ये ऑल टाइप ऑफ एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। 6 के 6 एरियाज इसमें आते हैं, और जो ग्रोथ है इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, बिल्कुल भी नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं होता। ग्रोथ एक नैरोवर एस्पेक्ट होता है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है, लेकिन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म होती है, इसमें ऑल टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी देखनी है तो थ्योरी भी मैंने आपको करवा रखी है। थ्योरी का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको वो थ्योरी करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप CDP बाय प्रमिला यादव सर्च करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। यूपी टेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने डिटेल से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 children of the same age show different level of emotional control in the class। 2 बच्चे हैं जिनकी एज सेम है, मान लीजिए 6 साल के बच्चे हैं, एज तो दोनों की सेम होगी, लेकिन दोनों का जो इमोशनल कंट्रोल है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने संवेग पर जो कंट्रोल है वो डिफरेंट है। दिस डिफरेंस बेस्ट एक्सप्लेन बाय, ये डिफरेंस किसके कारण होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो कहता है कि डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलता रहता है, तो ये तो बात बिल्कुल नहीं है।
प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन कहता है कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे की मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे बच्चे में डेवलपमेंट बढ़ता है, तो ये भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात बिल्कुल ठीक है। दो बच्चे हैं, दोनों सेम एज के हैं, लेकिन डिफरेंट इमोशनल कंट्रोल दिखा रहे हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, चाहे दो बच्चे जुड़वा ही क्यों ना हो, उन दोनों में भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। किसके कारण? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके कारण होते हैं? हेरिडिटी के कारण और इन्वायरमेंट के कारण आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो, वो सेम पैटर्न में बढ़ता है। यानी पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्ट? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करता है? इंटेलिजेंस ओनली? क्या बुद्धि है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी? देखिए, जो इंटेलिजेंस है ये बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को तो प्रभावित करेगी, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट को तो प्रभावित करेगी, लेकिन ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट से इंटेलिजेंस का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, यानी आनुवांशिकता और वातावरण बच्चे की ग्रोथ को भी प्रभावित करेगा और डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा। उसके बाद स्कूल करिकुलम है। स्कूल करिकुलम बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। टीचिंग मेथड है, ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, बाकी को कम प्रभावित करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। देखिए, आपको ऑप्शन ना डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि सही आंसर आपको पता हो। आपको अगर ये पता है कि ये गलत आंसर है तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। ए चाइल्ड लर्न टू सिट देन ट्रेवल देन लेटर वॉक। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा होकर पैरों पर चलता है। दिस सीक्वेंस बेस्ट इलिस्ट्रेट, यानी रैंडम डेवलपमेंट। क्या ये रैंडम डेवलपमेंट है? रैंडम डेवलपमेंट का मतलब तो ये हुआ कि एक बच्चा पहले बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, दूसरा बच्चा बैठना सीखा, फिर सीधा उसने दौड़ना शुरू कर दिया। रैंडम डेवलपमेंट तो यही हुआ ना कि कोई सेम फिक्स सीक्वेंस नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का तो कोई रोल है नहीं इसमें। ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है वो हमेशा एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। दुनिया का कहीं का भी बच्चा हो, पहले बैठना सीखेगा, फिर वो घुटने के बल चलेगा और फिर वो पैर के बल चलना शुरू करेगा। पहले बच्चे में इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा। पहले बच्चा रोएगा, फिर बच्चा बैबलिंग करना शुरू करेगा, फिर बच्चा वन वर्ड बोलेगा, फिर बच्चा पूरे सेंटेंस पर जाएगा। सेम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा हर एक बच्चा। तो जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डर में होता है और सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसका आंसर नहीं हो सकता। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो तब होती कि एक बच्चा डिफरेंट पैटर्न में ग्रो कर रहा है, दूसरा बच्चा डिफरेंट पैटर्न में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक बच्चा के जो डेवलप होने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो रेट है, जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी रेट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पैटर्न, सीक्वेंस, ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैच्योरेशन? मैच्योरेशन के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी। क्या मैच्योरेशन हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होती है? इट कैन बी फोर्स्ड बाय ट्रेनिंग। क्या मैच्योरेशन ट्रेनिंग से फोर्स, मतलब आप फोर्सफुली किसी में मैच्योरिटी ला सकते हैं? इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रेडीनेस। ये बायोलॉजिकल यानी आपकी जैविक तत्परता पर बेस्ड होती है। इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। देखिए, जो मैच्योरेशन ये डायरेक्टली हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
मैच्योरेशन है वो डायरेक्टली हेरेडिटी से रिलेटेड होती है, और जो लर्निंग है वो आपके इन्वायरमेंट पर बेस्ड होती है, आपके वातावरण से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। मैच्योरेशन है वो हेरिडिटी पर बेस्ड होती है और लर्निंग है वो वातावरण पर बेस्ड होता है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया। आप ट्रेनिंग से किसी में मैच्योरिटी नहीं ला सकते। मैच्योरिटी एज के साथ आती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मैच्योरिटी आती है, यानी वो आपकी बायोलॉजिकल रेडीनेस से रिलेटेड होती है। इट अफेक्ट डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। देखिए मैच्योरेशन का मतलब समझिए, मैच्योरेशन हर एक एस्पेक्ट में होती है, चाहे हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें, चाहे हम कॉग्निटिव की, या बाकी सभी एस्पेक्ट की हम बात करें। जब तक बच्चे में फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक वो चलना नहीं सीखेगा, जब तक उसकी मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वो चलना नहीं सीख सकता। इसीलिए तो बच्चे को चलना सीखने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं। जन्म लेते ही बच्चा चलना क्यों नहीं सीखता? क्योंकि उसमें फिजिकल मैच्योरिटी नहीं है। इसी तरह से हम कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात करें तो जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो सबसे पहले मैथ ही सिखाना चाहते हैं तो आप काउंटिंग सिखाएंगे उसे, आप सीधे उसे एल्जेब्रा नहीं सिखा देंगे, सीधा आप उसे मेंशुरेशन नहीं सिखा देंगे, सीधा आप उसे रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, अभी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे में कॉग्निटिव मैच्योरिटी भी आती है, फिजिकल मैच्योरिटी भी आती है, सोशल मैच्योरिटी भी आती है, हर तरह की मैच्योरिटी आती है जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट। क्या सही नहीं है? इट कैन बी फोर्स्ड बाय ट्रेनिंग। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, नहीं बताना था, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैच्योरेशन? क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट देखते हैं, ए टीचर एक्सपेक्ट नीट हैंडराइटिंग फ्रॉम ए चाइल्ड हु हैज नॉट येट डेवलप्ड फिंगर कंट्रोल। एक टीचर है वो बच्चे से अच्छी राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, हालांकि अब तक बच्चे का अपनी फिंगर्स पर कंट्रोल नहीं आया है। विच प्रिंसिपल इज बीइंग इग्नोर्ड? टीचर ने कौन से प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट दो प्रकार की होती है, स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल सिल से पैर की तरफ, हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट, और प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की तरफ, समीप से दूर की तरफ का डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूटी लगातार का तो कुछ रोल है नहीं। इंटीग्रेशन यानी हर प्रकार का डेवलपमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। बच्चे की पहले लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चे की स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होगा। पहले लार्जर का होगा फिर स्मॉलर का होगा, यानी पहले बच्चे की ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। अभी तक बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिंगर्स का डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएगा। अगर बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो लिख कैसे पाएगा? बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर ऑप्शन में फाइन मोटर डेवलपमेंट भी आता तो वो भी करेक्ट होता। फिर आता है, एडोलेसेंस इज ऑफन कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ये किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का होता है, मेनली बिकॉज ऑफ। क्यों कहते हैं इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का? कॉग्निटिव स्टैग्नेशन नहीं होती है। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यहाँ पर बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। हार्मोनल एंड इमोशनल चेंजेस, इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। बच्चा यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, इन सब चीज़ों से। और हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे में, फिजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके कारण इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज कहा गया है। स्लो फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ है वो फास्ट होती है, स्लो नहीं होती। लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, ए चाइल्ड कैन नॉट वॉक अंटिल द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम आर रेडी, दिस हाईलाइट। एक बच्चा जब तक नहीं चल पाएगा जब तक उसकी मसल्स और उसका नर्वस सिस्टम है वो डेवलप ना हो। तो ये किसको बताता है?
ये लर्निंग को बताता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस को बताता है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैच्योरेशन को बताता है, परिपक्वता को बताता है। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मैच्योरिटी बच्चे की कैसे आती है? एज के साथ साथ आती है, बायोलॉजिकल रेडीनेस के साथ साथ आती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है, बच्चे के मसल्स का डेवलपमेंट होता है, बच्चे के नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, और तभी वो चलना सीखता है। एनवायरनमेंट का चलने से रिलेटेड कोई रोल होता नहीं है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ग्रोथ रेट एंड एबिलिटीज, दिस प्रिंसिपल नोन एज। हर एक बच्चा है वो दूसरे से अलग होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा ऐसा होता है जो 9 महीने में चलना सीख जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है 12 महीने में चलता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो 18 महीने में चलता है। तो ये क्या हुआ? ये रेट में डिफरेंस है, ग्रोथ रेट में डिफरेंस है बच्चा का। और कुछ एबिलिटीज में भी डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे हैं वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं वो बहुत जल्दी सीखता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल होता है, कोई बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं होता। तो ये एबिलिटीज़ में और ग्रोथ रेट में जो डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है? वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कारण होता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके कारण होती हैं? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होती हैं। ये मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट 2 हैं, दोनों आपको याद रखना है। डायरेक्शन कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी? स्फेलोकोडल और दूसरी प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल मतलब सिर से पैर की तरफ, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी। तो पूछा क्या है आपको? हेड से टो पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्फेलोकोडल हो जाएगा। अगर आपको सेंटर टू पेरिफेरी पूछा होता तो क्या हो जाता? प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाता। डायरेक्शन 2 ही होती हैं, आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन है, लर्निंग डिपेंड ऑन मैच्योरेशन। क्या जो लर्निंग है वो मैच्योरेशन पर डिपेंडेंट होती है? लर्निंग कैन बी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, अधिगम है वो विकास को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट है वो लर्निंग से इंडिपेंडेंट होता है। बोथ आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस, यानी जो डेवलपमेंट और लर्निंग है ये इंटर रिलेटेड प्रोसेस होता है। देखिए, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट है वो लर्निंग का इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर इंडिपेंडेंट होता तो जो बच्चों का सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है, अगर मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं होता तो सभी क्लास के बच्चों का जो सिलेबस बनाया जाता वो सेम बनाया जाता। तो जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग को प्रभावित करता है। हर एक बच्चे को आप सब कुछ नहीं सिखा सकते। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तभी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। लर्निंग डिपेंड अपॉन मैच्योरेशन, परिपक्वता पर बेस्ड होती है। लर्निंग है वो डायरेक्टली, मैंने बताया डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्वायरमेंट से। बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, लेकिन 100% इन्वायरमेंट से नहीं सीखता है। मैच्योरेशन पर भी लर्निंग बेस्ड होती है। लर्निंग कैन इन्फ्लुएंस, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट को। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ रेफर टू, यानी वृद्धि है वो किसके बारे में बताती है? क्वालिटेटिव चेंज इन बिहेवियर। जहां पर भी क्वालिटेटिव की बात आएगी तो वो तो आपका डेवलपमेंट होगा, वो तो आपका विकास होगा। क्या होगा? विकास यानी डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन बॉडी साइज, ये बात बिल्कुल ठीक है। जहां भी मात्रात्मक की बात आएगी, क्वांटिटेटिव यानी आप जिसको माप सकते हैं, हाइट को आप माप सकते हैं, इतनी हाइट बढ़ी है, वेट को आप माप सकते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन में जो चेंज हो रहे हैं उसको आप माप सकते हैं। तो ये कैसा क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज होता है। इमोशनल मैच्योरिटी है ये डेवलपमेंट होता है। सोशल एडजस्टमेंट भी डेवलपमेंट होता है। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पाना। हर एक समाज के, हर एक ग्रुप के, हर एक कल्चर के अपने कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जिनको किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करना होता है उस समाज में एडजस्ट होने के लिए। अगर वो उन रूल्स को नहीं मानेगा तो वो उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस वोलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या फॉलो नहीं करेगा? यूजिंग वेरिड टीचिंग मेथड,
डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। हर एक बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का हमें यूज करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद है कंपेयरिंग ऑल चिल्ड्रन ऑन द सेम स्टैंडर्ड। सभी बच्चों को आप सेम स्टैंडर्ड पे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, सभी बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो सेम स्टैंडर्ड पर उनको मापना सही नहीं है। गिविंग रेमेडियल सपोर्ट, जिन बच्चों को रेमेडी चाहिए, जिन बच्चों को सीखने में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो उनको आपको रेमेडियल टीचिंग देना, ये भी अच्छी चीज़ है। फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन, आपको जब आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो फिक्स नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ है, आईक्यू बराबर नहीं है, हर एक बच्चे ने सीखा बराबर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे जो धीमी गति से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं, कोई गिफ्टेड होते हैं, तो सबको आप एक ही डंडे से नहीं हाँकेंगे। सबके लिए जो इवैल्यूएशन है वो भी आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर एक्सपेक्ट फाइन मोटर स्किल्स टू डेवलप बिफोर द ग्रॉस मोटर स्किल। एक टीचर चाह रहा है कि पहले बच्चे में फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाए, फिर उसके बाद बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने आपको बताया पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा, पहले बच्चे में लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे में फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। यानी जो ये डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ से कहाँ, जनरल यानी सामान्य से विशेष की तरफ होता है, सामान्य से विशेष की तरफ होता है। पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा और फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। तो या फिर हम कहें कि ग्रॉस मोटर के बाद फाइन मोटर का होना ये प्रॉक्सिमो डिस्टल में जाता है, अंदर से बाहर की तरफ। पहले पूरे हाथ का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद फिंगर का डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं स्फेलोकोडल यानी सिर से पैर की तरफ, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी अंदर से बाहर की तरफ, फिर उसके बाद है जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ, और फिर आता है कॉन्टिन्यूटी। देखिए आप ये दोनों ऑप्शन तो डिस्क्रिमिनेट इजीली कर देंगे, अब इन दोनों में फंसोगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल या फिर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं। देखिए इसने डायरेक्शन पूछा है, अगर इसने डायरेक्शन पूछा होता तो आप प्रॉक्सिमो डिस्टल के साथ जाते, लेकिन ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल इज मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यानी ये जनरल टू स्पेसिफिक होगा। इसका आंसर क्या होगा? जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड फर्स्ट कंट्रोल नेक मसल्स एंड लेटर लेग मसल्स। पहले अपनी जो गर्दन की मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद पैर की मसल्स को कंट्रोल करता है। ये किसको सपोर्ट करेगा? ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं स्फेलोकोडल को, कि डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ होगा, पहले नेक को कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद पैर को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शो डेवलपमेंट बट नॉट ग्रोथ। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट को तो बेस्ट सूट करता है लेकिन ग्रोथ को नहीं करता? इंक्रीज ऑन वोकैब यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है। इंक्रीज इन वेट, वेट है ये कहाँ पर जाएगा? ये फिजिकल डेवलपमेंट में जाएगा, फिजिकल है। हाइट, हाइट भी आपकी फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। इंक्रीज इन चेस्ट साइड, ये भी आपका फिजिकल है। तो इनमें ये लास्ट वाले तीनों तो फिजिकल डेवलपमेंट है यानी ग्रोथ है। ऊपर वाला इंक्रीज इन वोकैब ये क्या है? आपका डेवलपमेंट आएगा और ये ग्रोथ आएगा। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन या तो मैं कमेंट करके बता दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आपको ये पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि वो एक मोटिवेशन का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा सही नहीं है? डेवलपमेंट फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे पहले बच्चा रोता है, बैबलिंग करता है, 1 वर्ड बोलता है, फिर 1 सेंटेंस बोलता है। ये क्या हो गया? एक डेफिनेट पैटर्न होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट सभी बच्चों में सेम नहीं होता है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक बच्चा अलग तरीके से डेवलप होता है, पैटर्न सेम होता है, पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, रेट उसकी डिफरेंट रहेगी, उसका जो डेवलप होने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी बात ठीक है, सामान्य से विशेष की तरफ डेवलपमेंट होता है। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।